नमस्कार। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज़ में मैं लीना भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एकर्ट टॉले की अ न्यू अर्थ के तीसरे भाग के साथ उपस्थित हुई हूँ। पहली दो वीडियोज़ में हमने ईगो के बारे में जाना कि कैसे इससे हमारे जीवन में दुख और सफरिंग्स पैदा होती हैं। जो इमोशनल पेन हम किसी भी सिचुएशन में फील करते हैं, उसके अवशेष हमारी बॉडी में एक एनर्जी फील्ड के रूप में रह जाते हैं। और फिर फ्यूचर में जब कोई ऐसी घटना होती है जिसकी इमोशनल पेन हमारी इस पेन बॉडी से रेजोनेट करती है, तो ये पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है। फिर हम पुरानी मेमोरीज में, पुरानी भावनाओं में बहते चले जाते हैं। हमने ये भी जाना कि किस तरह ये जो पेन बॉडी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को अनजाने में ही सौंप दी जाती है। आज हम आगे जानेंगे कि किस तरह हम इस पेन बॉडी से आज़ाद हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये जानना कि हमारे अंदर पेन बॉडी एक्टिव हो रही है, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रही है, ये जानना देखना ही हमें उस पेन बॉडी से आज़ाद होने की शुरुआत देता है। फिर ये पेन बॉडी हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। ये पेन बॉडी एकदम से डिज़ोल्व नहीं होती, उसकी डिज़ोल्व होने की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही हम अपने को अलग करते हैं, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होते हैं, तो जो हमारे थॉट्स हैं वो इस पेन बॉडी को और एनर्जी नहीं देते, जिससे जो इसकी एनर्जी है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और जो नेगेटिव एनर्जी पेन बॉडी में होती है फिर वो ट्रांसफ़र होके हमारी चेतना में ही चली जाती है, क्योंकि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा अवेयरनेस का रोल है कि वही एनर्जी जब हम अवेयर नहीं थे हमारी पेन बॉडी को बढ़ा रही थी, लेकिन जैसे ही हम अवेयर हुए, पेन बॉडी को एनर्जी देना बंद किया, तो वही एनर्जी जो पेन बॉडी जितनी कमज़ोर होती है उतनी एनर्जी हमारी चेतना में चली जाती है और वो चेतना के लिए ईंधन का काम करती है। तो धीरे धीरे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, ये पेन बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। पेन बॉडी जो है वो जब बच्चों में एक्टिव होती है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। जब पेन बॉडी बच्चों में एक्टिव होती है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ज़िद करते हैं। बच्चा कोने में जाके बैठ जाएगा, अपनी किसी टॉय को गले से लगा के बैठेगा या अंगूठा चूसना शुरू कर देगा। कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है उनमें, चीखने चिल्लाने लगते हैं, ज़मीन पे लेटने लगते हैं और पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं कि इतना गुस्सा इसमें छिपा कहाँ हुआ था। जब पेरेंट्स अपने आपस में लड़ते हैं, घर में ये ड्रामा जो बच्चे पागलपन का फ्रीक्वेंटली देखते हैं, पेरेंट्स भी अपनी पेन बॉडी के कारण ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब बच्चे ये देखते हैं तो बच्चे तो बहुत सेंसिटिव है एनर्जी के प्रति, तो वो अनजाने में ही पेरेंट्स की जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो उनकी पेन बॉडी का हिस्सा बन जाती है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें बच्चों के सामने नहीं लड़ना, बहुत पोलाइट होकर एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी नेगेटिव बॉडी को, पेन बॉडी को सप्रेस करते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो तो वहाँ है, सारा घर फिर नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है, जो कि बच्चा तो बहुत सेंसिटिव है, फिर वो उसे अब्जॉर्ब करता ही करता है। वो कहते हैं कि जब भी बच्चों की पेन बॉडी एक्टिव हो, आप वहाँ पे प्रेजेंट रहिए,
बच्चे को कुछ मत कहें, कोई रिएक्शन ना दें, ना बच्चे को जज करें, एक कंपैशनेट एनर्जी के साथ बस उसे देखें और ना ही इसे बहुत सीरियसली ले, ना किसी बात को पर्सनली ले। बच्चे की जो पेन बॉडी है शॉर्ट लिव्ड होती है, धीरे जैसे ही आप उसे प्यार से उस एनर्जी के साथ बस देखते हो, अपनी सजग प्रेजेंस वहाँ रखते हो, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। पेन बॉडी के कारण ही हम ओवर रिएक्ट करते हैं कई बार। जिनके अंदर बहुत डेंस पेन बॉडीज होती हैं वो हमेशा ही कोई ना कारण ढूंढ लेते हैं दुखी होने का, हर्ट होने का, गुस्सा करने का। फिर वो क्या बताते हैं कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिससे ये पेन बॉडी हमारे अंदर एक्टिव हो जाती है। कई पेन बॉडीज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्टिव होती है। सपोज आप किसी सिचुएशन में कोई इमोशनल पेन को महसूस कर रहे हो, उस पेन की फ्रीक्वेंसी आपकी पेन बॉडी से रेजोनेट करती है, तो वो आपकी पेन बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप अपनी पेन बॉडी को तत्काल पहचान लेते हो, जैसे ही वो एक्टिव होना शुरू होती है, आप सजग हो, तो उस सजगता का कुछ भाग, वो जो उस पेन बॉडी का कुछ भाग उस प्रेजेंस में रूपांतरित हो जाता है, पेन बॉडी की एनर्जी का कुछ हिस्सा, और पेन बॉडी अपने आप को एकदम विड्रॉ कर लेती है। लेकिन वो इस इंतज़ार में रहती है कि कब आप अनअवेयर हो और वो एक्टिव हो। जैसे कुछ लोग थोड़ी ड्रिंक्स लेने के बाद उनकी पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है, या आप कोई वायलेंट मूवी देख रहे हो तो, या हल्का सा कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी, उसमें भी ये पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है। पेन बॉडी एज ए अवेकनर, जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग पेन बॉडी होती है, डेंस पेन बॉडी होती है, और कई बार जीवन में वो ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि अब मैं और नहीं सह सकता, उन्हें लगता है कि अब बहुत दुख है मेरे जीवन में, अब मुझे शांति ही चाहिए। तो ये इमोशनल पेन फिर उन्हें अवेकनिंग की ओर लेके जाती है। लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि पेन बॉडी से फ्री होने में कितना समय लगता है। एकर्ट टोले कहते हैं कि ये दो बातों पे निर्भर करता है कि आपकी पेन बॉडी कितनी डेंस है और आप कितने सजग हो। लेकिन हमारी जो सफरिंग है वो पेन बॉडी के कारण नहीं है, वो हमारी पेन बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन के कारण है, और आइडेंटिफिकेशन तोड़ने में तो कोई समय लगता ही नहीं। फाइंडिंग हु यू ट्रूली आर, ये जानना कि आप असल में हैं कौन। हम अपने आप को कहते हैं कि मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, मुझे तो बस शांति चाहिए। लेकिन उसी वक्त कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि स्टॉक एक्सचेंज ये स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गई, या आपकी कार चोरी हो गई, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, या वो आपको छोड़ के चला गया, कोई भी ऐसी घटना, उस वक़्त आप गुस्से में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में आ जाते हो। उस वक़्त आपके लिए शांति प्रायोरिटी नहीं होती, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कुछ खोना या खोने के खतरे को महसूस करना। आप उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कौन महसूस करता है? वो जो इमॉर्टल आत्मा है वो महसूस करती है कि क्या स्मॉल मी, जिसे आप समझते हो कि मैं ये हूँ, जो कि हमेशा ही जिसे सिक्योरिटी चाहिए, जिसे फुलफिलमेंट चाहिए बाहर की चीज़ों में, ये उसे महसूस होता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप, वो कहते हैं, अपने आप को आत्मा समझते, तो किसी भी सिचुएशन में आपका कोई भी रिएक्शन ना आता। आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते, आप उसके साथ एक हो जाते, उसमें मर्ज हो जाते, उसके प्रति कोई रेजिस्टेंस शो ना करते। तब जो रिस्पॉन्स है वो आपकी सजगता से पैदा होता, ना कि वो स्मॉल मी जिसे आप समझते हो कि मैं हूँ।
चैलेंजिंग सिचुएशंस में ही आप जान पाते हो कि मैं खुद को कितनी गहराई से जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये तो जान लिया कि हम क्या नहीं हैं, हम ईगो नहीं हैं, लेकिन हम कौन हैं ये अभी हमने नहीं जाना। जे कृष्णमूर्ति, जो कि एक इंडियन फिलोसोफर और एक ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर थे, उनका कहना है कि मेरे जीवन का सीक्रेट यही है कि कुछ भी लाइफ में हो मैं उसे मन पे नहीं लेता। अब मन पे लेने का क्या मतलब है कि जो भी हो रहा है मैं उससे अलाइन रहता हूँ, समरस रहता हूँ। अलाइन मतलब मैं मेंटली ये लेबल नहीं करता कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स? क्या हमें अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लेके आना चाहिए? ऐसा नहीं है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट के साथ समरस होते हैं, बिल्कुल अलाइन होते हैं, तब जो कुछ भी आप करते हो उसे इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ खुद एम्पावर करती है। प्रेजेंट मोमेंट के साथ दोस्ती करने से ईगो का अंत हो जाता है। लेकिन ईगो प्रेजेंट मोमेंट के साथ 3 तरीके से बिहेव करती है। या तो वो इस पल को अपने किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करती है। दूसरा, वो उसे एक ऑब्स्टेकल की तरह मानती है। तीसरा, वो इसे एक शत्रु की तरह समझती है। तो फ्रेंड्स, आइए तीनों को समझते हैं और फिर हम अपने अंदर झांकेंगे कि क्या इन तीनों में से कोई ढंग मेरे अंदर तो नहीं है। क्या मेरे अंदर इस मोमेंट प्रेजेंट पल के साथ मेरा रिलेशन सही है? तो पहला, जब ईगो इसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करती है, तो ईगो के लिए प्रेजेंट मोमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इसे फ्यूचर में लेके जाता है। तब आप वहां नहीं होते, कहीं और पहुंचने का प्रयास करते हो। लेकिन जो भी फ्यूचर है वो उस पल के रूप में ही आता है, लेकिन फिर भी आप वहां नहीं होते। जब ये इसे एक ऑब्स्टेकल की तरह मानती है तो फिर हम सोचते हैं बस ये समस्या निपट जाए, फिर मेरे जीवन में खुशी ही खुशी है, शांति शांति है, ये काम हो जाए। लेकिन वही बात है कि जो पल है, जो फ्यूचर है, वो तो हमेशा प्रेजेंट के रूप में ही आता है। अगर ये समस्या निपट भी जाए तो कोई और आ जाएगी। जो प्रेजेंट मोमेंट है वो कहता है कि जैसा आप मेरे साथ बर्ताव करोगे वैसा ही मैं आपके साथ बर्ताव करूंगा। उस वक्त हम उस पल को हटाना चाहते हैं वहां से, तो इस तरह हम उस प्रेजेंट पल में मौजूद नहीं होते। सबसे बुरी बात, जो आम बात भी है, वो है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट को एक शत्रु की तरह समझते हैं। हम समझते हैं कि ऐसा, जब हमारे मन में ये ख्यालात, थॉट्स चलते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए या जो में हो चुका वो गलत था, फिर हम अपने को, दूसरों को ब्लेम और क्रिटिसाइज करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, हम उसे एक शत्रु की तरह समझते हैं। और फिर जीवन कहता है कि जो आप चाह रहे हो वही तो आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने से क्वेश्चन करते रहना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट मोमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। कहीं हमारा प्रेजेंट मोमेंट के साथ रिलेशन गड़बड़ में तो नहीं आ गया? जैसे ही आप उस गड़बड़ को, अगर गड़बड़ा भी गया है, तो देखते हो, सजग होते हो। वो आपका देखना ही काफ़ी है कि वो जो गड़बड़ है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। फिर वो कहते हैं ईगो को घटने दीजिए। ईगो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सामने वाला व्यक्ति गलत है या सही है, उसे तो बस खुद को डिफेंड करना है। और गुस्से से कई बार ईगो में कुछ देर के लिए हवा भर जाती है। एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि जब भी आपको लगे कि आपकी ईगो पे चोट हुई है, आपको एक घटाव महसूस हो कि आपको कम कर दिया गया है,
तो वो कहते हैं कि उस घटाव को सजगता के साथ देखना शुरू करिए। कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर कोई आपको ब्लेम दे कर रहा है, आप शब्द बोल रहा है, तो उस वक़्त जो भी आप अपने आप को कम हुआ मान रहे हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो, उस घटाव को, उसको जो भी फीलिंग है उसे आप सजगता के साथ महसूस करिए। आप सजग होकर देखें कि आप भीतर कैसा महसूस कर रहे हैं। ये कुछ देर के लिए एक अनकंफर्टेबल फीलिंग रहेगी, लेकिन फिर आप ऐसा महसूस करने लगोगे कि आपके अंदर एक बड़ा सा स्पेस बन गया है जो कि अलाइव है और आप एक्सपैंड कर रहे हो। तो इसी स्पेस में आप बीइंग के लिए जगह बना रहे हो। तो फ्रेंड्स, जो ट्रू पावर है हमारी, वो इसी स्वरूप से ही उदय होगी जिसे हम छोटा हुआ मान लेते हैं। वो कहते हैं कि इसमें एक और प्रैक्टिस शामिल कर लीजिए कि अगर आपको अपनी चीज़ों का दिखावा करने की ज़रूरत है, वो छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरे की अटेंशन चाहते हो, उसे छोड़ दीजिए। अगर आपके मन में दूसरों को इम्प्रेस करने की इच्छा है, वो भी छोड़ दीजिए। तो ये जो भीतरी आकाश है, ये जो इनर स्पेस है, इसे हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? एक बहुत ही एशियंट सूफी स्टोरी है कि एक राजा था, वो अपने जीवन से उकता गया था और शांति की तलाश में था। तो एक दिन वो एक संत से मिलता है और संत से पूछता है कि क्या तुम मेरी इसमें कोई सहायता कर सकते हो? संत उसे एक अंगूठी देते हैं जिस पे कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं, इट विल पास, ये भी गुजर जाएगा। तो वो राजा को कहते हैं कि जब भी कोई घटना तुम्हारे जीवन में घटे, उसे अच्छा या बुरा समझने से पहले इस अंगूठी पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ लेना और तुम हमेशा शांति में रहोगे। अब ऊपर से देखने से तो लगता है कि ये जो शब्द है किसी बैड सिचुएशन में तो हमें सुकून देंगे, शांति देंगे कि ये भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर कोई खुशी वाली सिचुएशन है, उसमें तो ये हमारी खुशी को कम करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पीछे एक डीप पर्पस है। हमें ये जानना है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं हैं, वो अस्थायी हैं, अस्थिर हैं। हमें उनसे डिटैच होना सीखना है, अपनी अटैचमेंट को कम करना है, उनके साथ खुद की आइडेंटिफिकेशन को नहीं जोड़ना। अब डिटैच होने का मतलब ये भी नहीं है कि हम उन चीज़ों को एंजॉय ना करें। जब हम ये देख लेते हैं कि हर चीज़ अस्थिर है, अस्थायी है, तो जब तक वो चीज़ें हैं हम उन्हें एंजॉय करते हैं, इस डर के बिना, उनको खोने के डर के बिना और किसी भी फ्यूचर के डर के बिना, फिर हम जब तक वो है उन्हें पूरी तरह एंजॉय कर पाते हैं। रिकॉग्नाइजिंग इनर स्पेस, इस इनर स्पेस को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारे अंदर है? जब आप इनर स्पेस के बारे में सुनते हो, उसे ढूंढने की, पाने की, अनुभव करने की कोशिश करते हो, तो इसीलिए आप उसे पा नहीं सकते। और वो कहते हैं कि ये दुविधा उन सभी लोगों के साथ रहती है जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को, इनलाइटनमेंट को ढूंढ के पाना की कोशिश में है। अगर आप स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, दुख में, निराशा में जीवन नहीं जी रहे, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, जैसे कि आसमान में बादलों का देखना, बारिश के पानी की आवाज़ सुनना, सनराइज, सनसेट को एंजॉय करना, पत्ते, हवा का चलना, उसमें पत्तों की जो सरसराहट हो रही है उसे महसूस करना, किसी अनजान व्यक्ति की बिना कोई इच्छा रखे हुए हेल्प करना, अगर ये सब चीज़ें हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर वो इनर स्पेस डेवलप हो चुकी है, चाहे वो कितनी छोटी सी ही क्यों ना हो। सभी हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानी, सभी ये बात कहते हैं कि जो बीइंग का आनंद है वो सीधी सरल चीज़ों में ही पाया जा सकता है। फिर वो
सांसों की इम्पोर्टेंस को बताते हैं कि हमारे जीवन में सांसें कितनी इम्पोर्टेंट है इस भीतरी आकाश को अनुभव करने के लिए। कि जब हम अपनी सांसों से के प्रति सजग होते हैं तो हमारा सोचना कम हो जाता है। ये सांसें हमें, सजग सांसें हमें सोचने से दूर ले जाती है और हमारे अंदर एक शांति पैदा होती है। हम अगर प्रेजेंट पास्ट में घूम रहे हैं या हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, और जैसे आप सांसों के प्रति सजग होते हो, ये सांसें हमें उस वर्तमान पल में लेके आती हैं। तो दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर हम अपनी सांसों के प्रति सजग होते हैं तो ये हमारे अंदर आकाश लाने का एक बहुत ही सरल और उत्तम तरीका है। अब सांसें तो स्वयं ही आ जा रही हैं, हमें तो केवल उसका साक्षी बनना है। सांसों के भी साक्षी बनिए और सांसों के बीच जो अंतराल है, जो छोटे गैप्स हैं, उनके भी साक्षी बनिए। जैसे एक सांस आती है, फिर एक अंतराल आता है, फिर एक सांस बाहर जाती है, सबके साक्षी बनिए। धीरे धीरे वो गैप चाहे कितना भी छोटा हो, उसकी चिंता मत करिए। धीरे धीरे वो गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आप सांस के प्रति सजग होते हो, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, तभी इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होती है। उसके बाद वो एडिक्शन की बात करते हैं कि कोई भी ऐसी जबरदस्त आदत का चलते रहना जिसे कि आप रोक नहीं पाते, वो लत कहलाता है। और ये जो एडिक्शन है हमारे अंदर एक एनर्जी के फील्ड में, फील्ड के रूप में रहती है, और समय समय पे ये एक्टिव होके हम पे इस तरह हावी हो जाती है कि हमें लगता है कि जो भी ये लत हमें कहती है, जो भी ये सोचती है, कि वो हम ही सोच रहे हैं। लूज योर सेल्फ टू फाइंड योर सेल्फ। जीसस ने भी यही कहा है कि खुद को पाने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़ेगा। इनर स्पेस तभी पैदा होती है जब आप अपनी रूप आकार वाली पहचान की ज़रूरत को लेट गो कर देते हो, क्योंकि ये ईगो की ही ज़रूरत होती है। अगर आप इनफ अलर्ट हो तो आप अपने अंदर इस अनकॉन्शियस पैटर्न को पहचान सकते हो कि कोई काम करने के बाद आपको रिकॉग्निशन चाहिए, या अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता तो क्या आपको गुस्सा आता है, या आप अपनी प्रॉब्लम्स का रोना सबके हमेशा रोते रहते हो, या आप अपनी बीमारी का रोना रोते रहते हो, या आप कोई आपकी राय ना भी मांगे तो भी आप देते हो। क्या आप अपनी फिजिकल लुक्स का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का, अपनी पैसे का, अपनी नॉलेज का, अपने स्टेटस का प्रदर्शन करते हो, लोगों के सामने दिखावा करते हो? क्या आप छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करते हो, या छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हो, या आप अपने आप को इम्पोर्टेंट हमेशा दिखाना चाहते हो और दूसरों को ब्लेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो खुद को सही प्रूव करने के लिए? अगर आप खुद को ऐसा बिहेव करते पाएं तो वो कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करें, ये जानने की कोशिश करें कि अगर आप इस बिहेवियर को करना छोड़ दें तो आपको कैसा लगेगा और क्या होगा, और फिर आप उस बिहेवियर को बस छोड़ दे करना और देखिए क्या होता है। अवेकनिंग, बोध का होना क्या है? ये चेतना में होने वाला वह बदलाव है जहाँ थिंकिंग एंड अवेयरनेस अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम अपने विचारों में खोने की बजाय हम इसके प्रति अवेयर हो जाते हैं और हम स्वयं को उस अवेयरनेस के पीछे की जागृति के रूप में पहचानते हैं, और फिर इस अवेयरनेस के साथ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जुड़ जाती है। हम इस अवेयरनेस के माध्यम से ही इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो आप लक्ष्य निर्धारित किया है आपने, वो स्टैटिक ना हो, वो डायनेमिक हो। वो ये ना हो कि आपकी ईगो कोई और बढ़ावा दे रहा है कि जैसे मुझे कोई फिल्म स्टार बनना है या मुझे एक बंगला बनाना है,
समुंदर के किनारे, ऐसा नहीं। वो जो लक्ष्य है वो ऐसा हो जिसमें आप पूरी तरह रम सको, जिसमें जो पूरी संपूर्ण सृष्टि के लिए उस कार्य में जिसका सबका भला होता हो, वो जीवन, वो काम। जब आप वो काम करते हो तो जो वो चेतना है, जो अव्यक्त ऊर्जा है, फिर उस कार्य से आपके माध्यम से वो इस संसार में प्रवेश करती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरह और बुक्स को जानने के लिए आप PMC हिंदी को सब्सक्राइब करें और स्वाध्याय सीरीज़ को देखना भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।